पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे उस लड़की ने सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर हमारे हीरो को बड़ी आसानी से ठुकरा दिया। उसे लगा कि ये लड़का उसकी लाइफ में फिट नहीं बैठता, इसलिए उसने बिना सोचे समझे उसका दिल तोड़ दिया। पर उसे ये नहीं पता था कि उसका ये एक फैसला उसकी अपनी ज़िंदगी को किस मोड़ पर ले जाएगा। आज के इस पार्ट 2 में कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। अब जब हीरो पूरी तरह अकेला है तो वो अपने आप को कैसे संभालेगा, और क्या वो लड़की अपने इस फैसले पर कभी पछताएगी। आज हम देखेंगे कि कैसे खामोशी से काम करने वाले लोग दुनिया को हैरान कर देते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज की कहानी में छोटे छोटे मोड़ बहुत बड़े ट्विस्ट लेकर आएंगे। स्वागत है आपका द लेजेंडरी रिकैप पर। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक सुबह बीजिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट आराम से उतरती है। फ्लाइट का पूरा फर्स्ट क्लास केबिन बुक करने वाले व्यक्ति के तौर पर आपको स्वाभाविक रूप से सबसे पहले उतरने का अधिकार मिलता है। शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की थकान महसूस करते हुए और उतरते समय फ्लाइट अटेंडेंट्स के चेहरे पर दिखे नापसंदगी भरे हाव भाव याद करते हुए आप आह भरे बिना नहीं रह पाते। दूर से एक मेबैक तेजी से आपकी तरफ आती है, जो तुरंत सबका ध्यान खींच लेती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इसकी नंबर प्लेट गोल्ड 666666। अरे बाप रे, क्या मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। अगर इस नंबर प्लेट का मालिक छींक भी दे तो शायद पूरा बीजिंग कांप उठेगा। जैसे ही यात्रियों में कौतूहल बढ़ा, वह मेबैक आराम से और धीरे धीरे आपके सामने आकर रुक गई। एक काफ़ी जवान दिखने वाला आदमी, जिसके बाल बहुत छोटे बज कट थे, गाड़ी से बाहर निकला। कजिन वेन्यान, तुम तो पूरी तरह से हैरान रह गए। लीन हाउ ने आपके सामने खड़े उस जाने पहचाने चेहरे को देखते हुए थोड़ी देर रुक कर कहा, कजिन लिन हाउ, अभी तो बस थोड़ा ही समय बीता है और तुम कितने हैंडसम हो गए हो। लिन हाउ जोश में आगे बढ़ा और अपना हाथ आपके कंधे पर रख दिया, लेकिन आपने उसे नज़रअंदाज कर दिया। इसके बजाय आपने उस शानदार मेबैक की तरफ इशारा किया और एक हल्की सी व्यंग्य भरी मुस्कान दी। कजिन, तुम अंकल की गाड़ी को इस तरह इतने दिखावटी अंदाज में बाहर लेकर घूम रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वह तुम्हारी पिटाई कर देंगे? मैं किसी आम शहर में तो इसे बाहर निकालने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करता, लेकिन जब मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं तो बात कुछ और है। तुम हमारे लीन परिवार की आंखों के तारे हो। तुम्हें बीजिंग वापस आए हुए आधे साल से भी ज्यादा हो गया है। चलो मैं तुम्हें एक चक्कर लगवाता हूं, लीन हाउ ने कहा और फिर ड्राइवर की सीट पर जाकर बैठ गया। एक जोरदार आवाज के साथ वह साधारण सी दिखने वाली मेबैक गाड़ी पलक झपकते ही आंखों से ओझल हो गई और उसमें बैठे यात्री वहीं खड़े रह गए, एक दूसरे को अविश्वास भरी नजरों से घूरते हुए। रास्ते में लिन हाउ ने तुमसे बड़े ही कैजुअल अंदाज में बातचीत शुरू कर दी। मैंने सुना है कि तुमने सिटी ऑफ फोग में 2 महीने तक गर्मियों की एक नौकरी की थी। क्या बात है? क्या तुम्हें खर्च करने के लिए हर महीने मिलने वाला करोड़ों का भत्ता काफी नहीं है? बात वो नहीं है। असल में मैं बस खुद को थोड़ा और मजबूत बनाना चाहता था। तुमने अजीब से अंदाज में अपनी नाक खुजाई। लड़कियों के पीछे भागने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस बारे में ज्यादा परेशान मत हुआ करो, वरना आखिर में तुम्हें चोट ही लगेगी या कोई तुम्हारा फायदा उठा लेगा। इसके अलावा ऐसी चीजों के लिए सामाजिक रुतबे का मेल खाना भी बहुत जरूरी होता है। जब तुम पैदा हुए थे तो अकेले राजधानी में ही कम से कम 30 बड़े बड़े खानदान तुम्हारी सगाई का प्रस्ताव लेकर लाइन में खड़े थे। अगर मैं चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ था तो तुम तो सिर पर ताज पहनकर पैदा हुए थे। लिन हाउ पूरे सफर के दौरान बिना रुके बड़बड़ाता रहा और तुम किनारे खड़े उसकी बातें सुनते रहे। गुस्से से तुम्हारे होंठ फड़क रहे थे। तुमने मन ही मन चीख कर कहा, मैं तो निशब्द हूं। तुम्हें लगा था कि अपनी डेटिंग लाइफ के बारे में तुमने बहुत ही कम लोगों को बताया था। आखिरकार तुम्हारे चचेरे भाई को यह बात कैसे पता चल गई? क्या वह सच में तुम्हारी जासूसी करवा रहा था? हालांकि जिस पल तुम्हारी उस अजीबोगरीब एक्स गर्लफ्रेंड का जिक्र आया, तुम्हें अचानक वह पुलिस रिपोर्ट याद आ गई जो तुमने पिछली रात दर्ज करवाई थी। तुम्हें लगा कि अब तक तो यह खबर हर जगह फैल जानी चाहिए थी। क्या? जरा फिर से कहना। तुम्हारी जानलेवा घूरन को भांपकर लिन हाउ को एहसास हुआ कि तुमने उसकी बात का गलत मतलब निकाल लिया है। उसने हड़बड़ी में समझाना शुरू किया, कजिन, बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो। तुम्हें याद है ना, मैंने 2 साल पहले परीक्षा पास करके कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ज्वाइन किया था। खैर 2 साल तक बस जैसे तैसे काम चलाने के बाद मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि मेरी काबिलियत बहुत कम है।
और मैंने असल में कोई खास काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे प्रमोशन चाहिए तो मुझे कुछ ठोस नतीजे दिखाने होंगे। इसलिए मैंने इंटरनेट रेगुलेशन में सुधार के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया। मैंने उसे जमा किया, लेकिन वह तुरंत मेरे पास वापस आ गया। लेकिन अभी हालात यह हैं कि तुम्हारे बारे में गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। तुम्हारी हैसियत को देखते हुए अगर तुमने बस इतना कह दिया कि तुम डिप्रेशन से गुजर रहे हो, तो राजधानी में बैठे हुए सारे बूढ़े लोग रातों रात मुझ पर कहर बनकर टूट पड़ेंगे। बाकी सब छोड़ो, तुम्हारे अपने पिताजी भी चुपचाप हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहेंगे। तो कजिन, तुम जरूर नहीं चाहोगे कि तुम्हारा बेचारा कजिन महज 25 साल की उम्र में घुटनों के बल बैठकर भीख मांगने पर मजबूर हो जाए, है ना? यह सुनकर तुम कुछ देर के लिए अवाक रह गए। ठीक है कजिन, मैं पहले ऑनलाइन चीजें साफ करने की कोशिश करूंगा। अगर उससे बात नहीं बनी तो मुझे लगता है कि फिर कोई सीधा तरीका अपनाना भी गलत नहीं होगा। यह शब्द सुनते ही लिनहाओ इतना ज्यादा उत्साहित हो गया कि वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। उसकी नजरें तुम्हारी तरफ ऐसी थीं मानो उनमें कोई भूखी हरी रोशनी चमक रही हो। मेरे कजिन ने मुझसे एक बार झुककर प्रणाम करने की इजाजत मांगी। अब से मैं तुम्हें बड़े भाई कहकर बुलाऊंगा और तुम मुझे कजिन कहना। इसी तरह हम अपनी वरिष्ठता तय करेंगे। ये शब्द सुनकर आपके होंठ फड़फड़ाए। सच में ऐसी नौटंकी की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, फिर बात यह है कि मेरा एक दोस्त आज ही शाही राजधानी लौटा है और उसने मुझे खाने पर बुलाया है। चलो हम दोनों साथ चलते हैं। इसे मेरी तरफ से दावत समझना, मेरी तरफ से ट्रीट। जल्द ही मेबैक एक शांत सुनसान गली के बाहर आकर रुकी। जैसे ही आप दोनों गाड़ी से बाहर निकले, एक जवान औरत जिसने चिपाव पहना हुआ था सामने आ गई। लिनहाओ का नाम सुनते ही उसकी आंखें चमक उठी। उसने तुरंत आप दोनों को अंदर बुलाया और एक प्राइवेट डाइनिंग रूम में ले गई। अंदर की शान शौकत तो बस अकल्पनीय थी। इससे पहले कि आप आसपास के माहौल को देखकर हैरान हो पाते, एक वेट्रेस ने आपको आपकी सीट पर बिठा दिया। युवा मालिक, कृपया थोड़ी चाय पीजिए। वेट्रेस ने चाय का एक कप पेश किया जिसमें से अभी भी भाप निकल रही थी। आप अभी कप लेने के लिए हाथ ही बढ़ा रहे थे कि अचानक उसने कप को थोड़ा पीछे खींच लिया और एक नरम शर्मीली आवाज में कहा, युवा मालिक, मुझे खुद अपने हाथों से आपको चाय पिलाने दीजिए। आप हैरानी से पलकें झपकाने लगे। क्या यह सच में ऐसी सर्विस थी? यह तो बिल्कुल ही हद से ज्यादा था। इतने अकड़े हुए मत रहो चचेरे भाई, लिनहाओ हंसते हुए बोला। यह तो बस इनकी खास सर्विस है। लिनहाओ अच्छी तरह जानता था कि उसके चचेरे भाई को बचपन से ही परिवार के वारिस के तौर पर पाला पोसा गया था, सख्त अनुशासन में बड़ा किया गया था और शायद उसे इस तरह की जगहों का ज्यादा अनुभव नहीं था। लिनहाओ ने एक समझदारी भरी मुस्कान दी और अपने बगल में खड़ी औरत की तरफ देखा। वह तुरंत उसका इशारा समझ गई। चाय के कप को बड़े ही एहतियात से थामे हुए वह चलकर सीधे लिनहाओ के सामने आकर खड़ी हो गई। इसके बाद जो हुआ उसे देखकर आप पूरी तरह से हक्के बक्के रह गए। वेट्रेस ने अपने होंठ खोले, चाय के कप के किनारे को धीरे से अपने मुंह में लिया और फिर धीरे धीरे आगे झुककर कप को लिनहाओ के होंठों तक ले गई। क्या जबरदस्त नजारा था। आप यह सब और ज्यादा नहीं देख सकते थे। आखिर में आपने बस वेट्रेस से कप पकड़वाए रखा और खुद ही एक घूंट पी लिया। खाने के दौरान आपने होटल के मैनेजर को भी जल्दी से फोन करके पूछा कि क्या वांग इरफान और उसके साथियों को पिछली रात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। मैनेजर का जवाब सिर्फ 4 शब्दों का था, रंगे हाथों पकड़ा गया। यह पक्का जवाब मिलते ही आपने तुरंत वांग इरफान से जुड़ी ताज़ा खबरें खोजना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में एक न्यूज़ रिपोर्ट सामने आई जिसने उन अफवाहों को झूठा साबित कर दिया। कृपया द लेजेंडरी रीकैप को सपोर्ट करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने में हिचकिचाए नहीं। यह सुनकर लिनहाओ एक पल के लिए जम सा गया। वह आदमी सच में उन्हें हमेशा के लिए जेल में डलवाने पर तुला हुआ था। हालांकि उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। 1 मिनट रुको, क्या आज रात हमें डिनर पर बुलाने वाला आदमी एक टॉप क्लास वकील नहीं है? मेरे दिमाग से निकल ही गया था, जिस आदमी से हम आज डिनर पर मिलने जा रहे हैं वह एक वकील ही तो है। जब वह यहां आ जाएगा तो तुम सीधे उसी से बात कर लेना। ठीक है, धन्यवाद कजिन। आपने हल्की सी मुस्कान दी और आपके चेहरे पर राहत के भाव साफ झलक रहे थे। जब तक वह अधूरी बात सुलझ नहीं जाती तब तक बाकी सब कुछ ठीक ठाक ही चलेगा। जब वह समय आएगा तो ल्यू रोयान, वांग यीफान और उन्हें सपोर्ट करने वाली राजधानी की ताकतों को देर सवेर जवाब देना ही पड़ेगा, उनमें से हर एक को। ठीक उसी समय प्राइवेट कमरे का दरवाजा अचानक जोर से खुला।
लिनहाओ की आंखें चमक उठीं। सिस्टर बाई जिसका आप इंतजार कर रही थीं, वह आखिरकार आ ही गया। उसने खुशी से कहा, ओल्ड लिन, तुम बदमाश, तुम फिर से अकेले ही चुपके से सारे पकवान चखने चले गए थे। एक लंबे बालों वाली सुंदर लड़की जिसने ब्यूटीफुल व्हाइट ड्रेस पहना हुआ था, उसने नए आने वालों को देखकर प्यार से मुस्कुराया। आपको देखकर उसे कुछ जानी पहचानी सी अनुभूति हुई। ठीक अगले ही पल उसे बात समझ में आ गई। क्या यह बाई लुओक्सू नहीं थी, उसके स्कूल के दिनों की वही बर्फीली मजाक वाली लड़की? अब जब इस बारे में सोचा तो आप दोनों की मुलाकात सच में एक बार पहले भी हुई थी। यह तब हुआ था जब आप लियू रोएन लीजू और कुछ अन्य लोगों के साथ स्पोर्ट्स ग्राउंड पर ट्रूथ और डेयर का खेल खेल रहे थे। उन दोनों औरतों ने मिलकर आपके खिलाफ साजिश रची थी, जो कि मार्शल एथिक्स का पूरी तरह से उल्लंघन था। हालांकि आप उनकी इस चाल को भांपने में कामयाब रहे थे। शायद पूरी तरह से हताश होकर लीजू ने अचानक ही यह बात कह दी, हम तो बस रोयन के लिए तुम्हारे प्यार की गहराई को परख रहे थे। थोड़ी देर की बातचीत के बाद दोनों लड़कियों ने एक सजा तय की, ट्रैक के चारों ओर पूरे 20 चक्कर लगाना। उनका कहना था कि इससे लियू रुयान के लिए तुम्हारे प्यार की परीक्षा होगी और तुम्हारी इच्छा शक्ति मजबूत होगी। उन्होंने तुमसे कहा कि तब तक दौड़ते रहो जब तक तुम्हारी आंखों के आगे अंधेरा न छा जाए। जब तुम आखिरकार लड़खड़ाते हुए फिनिश लाइन पार करके पहुंचे चक्कर आ रहे थे, गला सूखा हुआ था और पैर शीशे की तरह भारी लग रहे थे, तब तक वे दोनों लड़कियां बिना कोई निशान छोड़े काफी पहले ही गायब हो चुकी थीं। कृपया लाइक बटन दबाना न भूलें। इसी बीच बाई लोक्सू की नजर तुम पर पड़ी। उसे तुम याद थे, तुम उसकी पूरी जिंदगी के पहले ऐसे लड़के थे जिसने उसे कभी ठुकराया था। नतीजतन तुमने उस पर एक गहरी छाप छोड़ी थी। जिज्ञासा से प्रेरित होकर उसने बाद में तुम्हारे बारे में कुछ दबे छिपे सवाल भी पूछे थे। एक समर्पित आत्मा, कितने अफसोस की बात है कि उसने अपना दिल गलत इंसान को दे दिया। यह बाई लोक्सू का तुम्हारे बारे में निजी आकलन था। उसकी नज़र में कुछ खोया खोया सा और एक तक देखने का अंदाज देखकर तुम्हें एहसास हो गया कि उसने तुम्हें पक्का पहचान लिया है। बात को आगे बढ़ाने का फैसला करके तुम खड़े हुए और अभिवादन किया। अरे वाह, अरे वाह, ये तो खुद आइसबर्ग जोक हैं। काफ़ी समय बाद मुलाकात हुई। इस टिप्पणी ने तुरंत लिनहाओ और सिस्टर बाई दोनों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। शाओशू, क्या यह तुम्हारा कोई क्लासमेट है? सिस्टर बाई ने पूछा। लिनहाओ बीच में बोला, कजिन, तुम इसे जानते हो? ये लोक्सू है। बाई लोक्सू अपने ख्यालों से बाहर आया। हमारा जन्म लगभग एक ही समय पर हुआ था, उसने जवाब दिया, लेकिन हमारी मुलाकात सिर्फ एक बार हुई थी, बस एक पल भर की मुलाकात। कमरे का माहौल थोड़ा अजीब सा हो गया। तुमने अपने कजिन की ओर देखा, तभी अचानक सिस्टर बाई को देर से बात समझ में आई। लिनहाओ ने अभी उसे क्या कहकर बुलाया था? कजिन? क्या उनके सामने खड़ा यह संभ्रांत दिखने वाला नौजवान भी लिन परिवार का ही कोई सदस्य हो सकता है? आखिरकार लिन परिवार राजधानी के 4 महान परिवारों का निर्विवाद मुखिया था, अभिजात वर्ग के बीच एक सच्चा दिग्गज। आजकल यहां तक कि पुराने बाई परिवार के जीवित जीवाश्मों को भी जब वे लिन परिवार की उपशाखा की बुजुर्ग पीढ़ी से मिलते हैं तो उन्हें सम्मानपूर्वक नेता कहकर संबोधित करना पड़ता है। जहां तक लिन हाओ की बात है तो यह केवल इसीलिए था कि यूनिवर्सिटी के दिनों में वे एक ही डॉर्मेट्री में रहते थे, जिसके चलते धीरे धीरे वे दोनों एक दूसरे के घनिष्ठ बौद्धिक साथी बन गए। आम हालात में उनकी मौजूदगी में मैं शायद बस एक मामूली सा पिछलग्गू बनकर रह जाता। अपनी उमड़ती हुई उत्तेजना को काबू करने की कोशिश करते हुए सिस्टर बाई ने अपने होंठ भींचे। वह लिन हाओ की तरफ मुड़ी और हिचकिचाते हुए पूछा, यह जो नौजवान यहां है, यह काफी खास लग रहा है। क्या तुम इसका परिचय नहीं करवाओगे? यह सुनकर बाई लोक्सू ने जिज्ञासा से भरे चेहरे के साथ ऊपर देखा और उसकी खूबसूरत आंखें तुम्हारे सलीकेदार नैन नक्शों पर टिक गईं। अगर उसे ठीक से याद था तो इसका नाम था लिन बेई। ओह, मेरी याददाश्त तो देखो। मैं तो परिचय करवाना लगभग भूल ही गया था। लिनहाओ खुशी और झुंझलाहट के मिले जुले भाव के साथ अपने सिर पर जोर से थप्पड़ मारते हुए बोला, कोई बात नहीं चचेरे भाई, मुझे खुद ही इसे संभालने दो। तुम धीरे से अपनी सीट से उठे। तुम्हारा चेहरा एक सौम्य विनम्र मुस्कान से दमक रहा था। मेरा नाम लिन बेई है। लिनहाओ मेरा चचेरा भाई है। जैसे ही ये शब्द तुम्हारे होठों से निकले, कमरे में मौजूद हर वेटर की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। लिन कबीले का एक और नौजवान मालिक। हालांकि बाई लोक्सू हैरान थी।
लेकिन खुशकिस्मती से उसे शुरू से ही इस बात का कुछ कुछ अंदाज़ा था, इसलिए उसने कोई बहुत ज़ोरदार प्रतिक्रिया नहीं दी। तो यह नौजवान भी लिन कबीले का मालिक है, यह तो बहुत बढ़िया है। अब लोक्सु स्कूल में बिल्कुल अकेली नहीं रहेगी। जहां तक मुख्य वंश का सदस्य होने की बात है, नामुमकिन। लिन कबीले की मुख्य शाखा का केवल एक ही असली वारिस है, और वह खास व्यक्ति दुनिया के सामने कभी भी सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं हुआ है। आप बहुत दयालु हैं भाई भाई। आप और मेरे चचेरे भाई तो खुद भाइयों जैसे हैं, इसलिए मुझे युवा मालिक लिन कहकर बुलाना थोड़ा ज़्यादा औपचारिक और पराया सा लगेगा। इसके अलावा बाई शियाओ हुआ ने असल में स्कूल में मेरी मदद भी की है। अगर कोई मुसीबत आती है तो मैं निश्चित रूप से चुपचाप खड़ा नहीं रहूंगा। तुमने अपनी चाय की एक हल्की सी घूंट ली और फिर अपनी सीट पर वापस बैठ गए। तुम्हारी विनम्र बातों से आश्वस्त होकर सिस्टर बाई और भी ज्यादा चमकती हुई मुस्कान के साथ मुस्कुराई। उसी समय उसकी नज़र अपनी प्यारी छोटी बहन की ओर घूम गई। श्याओशु, क्या तुम लिनबेई भाई को पहले से नहीं जानती? तुम कॉलेज के स्टूडेंट्स के पास तो बहुत खाली समय होता है। तुम्हें कभी साथ में घूमना फिरना चाहिए, साथ में शॉपिंग पर जाओ या शायद कोई फिल्म देखो। ये बातें सुनकर बाई लोक्सु के नाजुक चेहरे के हाव भाव तुरंत ही गहरी तकलीफ में बदल गए। भाई, उसकी तो पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। उसकी गर्लफ्रेंड है? कोई बात नहीं, तुम दोनों फिर भी दोस्त तो बन ही सकते हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे भाई और लिन हाओ हैं। यह सुनकर बाई लोक्सु का चेहरा गुस्से और झुंझलाहट से पूरी तरह काला पड़ गया। रुको, तुमने अचानक बीच में टोकते हुए कहा। क्या बात है? बाई जाई ने पूछा, जो पूरी तरह से हैरान लग रहा था। मुझे एक बात साफ करने दो। तुमने अपना गला साफ किया और तुम्हारे चेहरे के हाव भाव और भी ज्यादा गंभीर होते गए। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। जिस लड़की के बारे में बाई शाओहुआ को पहले पता था, वह अब मेरी पूर्व गर्लफ्रेंड है, या यूं कहूं ज्यादा सटीक शब्दों में वह इस समय प्रतिवादी है। जैसे ही ये शब्द उसके होठों से निकले, वहां मौजूद हर किसी के चेहरे के हाव भाव सचमुच देखने लायक थे। एक पूर्व गर्लफ्रेंड का प्रतिवादी बन जाना यह तो सचमुच बहुत ही बेरहम बात थी। बाई जी का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसने मन ही मन सोचा, अभी अभी जो बातें मैंने कही थीं, उन्हें कहे हुए तो अभी 2 मिनट भी नहीं बीते हैं। क्या अब उन्हें वापस लेने में बहुत देर हो चुकी है? हालांकि जिस लड़की की बात हो रही थी उसका सरनेम लिन ही था, फिर भी वह अपनी छोटी बहन की जिंदगी भर की खुशियों के मामले में जरा भी लापरवाही नहीं बरत सकता था। क्या होगा अगर मेरे पिताजी को पता चल गया कि मैं अपनी बहन का रिश्ता ऐसे किसी इंसान के साथ करवाने की कोशिश कर रहा था? उसके बगल में खड़ी बाई लोक्सु गहरी सोच में डूबी हुई अपनी भौहें सिकोड़ रही थी। जहां तक उसे पता था, उनके सामने खड़ा यह नौजवान पूरे कॉलेज में एक ऐसे इंसान के तौर पर मशहूर था जो प्यार मोहब्बत के मामलों में बहुत ही ज्यादा भावुक और सीधा साधा था। उसके द्वारा खुद से ब्रेकअप करना और गर्लफ्रेंड पर मुकदमा करना तो दूर की बात है, उसे पूरी तरह से नामुमकिन लग रहा था। हवा में छाई खामोशी को कुछ अजीब सा होते देख लीन हाउ ने माहौल को हल्का करने के लिए खुद ही बात शुरू की। सच कहूं तो लुक्स्यू और मेरा यह चचेरे भाई, इन दोनों के बीच सचमुच किस्मत का कुछ तो मेल है। किस्मत? किस तरह से? बाई जी ने हैरानी में अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, जबकि उसके बगल में खड़ी बाई लोक्सु ने अपना सिर एक तरफ झुका लिया, यह सुनने के लिए बेताब कि लिन हाओ क्या कहने वाला है। तुम्हें भी कुछ कुछ हैरानी महसूस हो रही थी। जहां तक तुम्हें याद है, तुमने अपना पूरा बचपन एक रिहायशी कंपाउंड की 4 दीवारी के अंदर ही बिताया था, जहां खेलने के लिए कोई साथी नहीं था। एक ऐसी कमी जिसने शायद तुम्हारी भावनात्मक कमियों में भी योगदान दिया था। पक्का मेरा बचपन का कोई प्यार तो नहीं था, है ना? अच्छा, क्या तुम पक्का यह सुनना चाहते हो? लिन हाओ ने पूछा। उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी और उसकी नजरें सीधे बाई जी पर टिकी थीं। अपने अच्छे दोस्त के चेहरे पर ऐसे भाव देखकर बाई जी का दिल जोर से धड़क उठा। उसे अचानक एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई कि कुछ तो गड़बड़ है। इससे पहले कि वह कोई जवाब दे पाती, लिन हाओ ने हाथ हिलाकर सभी वेटर को कमरे से बाहर निकाल दिया। तुम्हें बेबसी महसूस हुई। उसके हाव भाव देखकर तुमने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि अब आगे क्या होने वाला है। ठीक है कजिन, अब एक भी शब्द मत कहना। कजिन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इसे किस्मत ही कहा जाएगा? क्या? हैं? 2 आवाजें जो पूरी तरह से हैरानी से भरी थीं, एक साथ गूंज उठीं। ये बाई जी और बाई लोक्सु थे।
जिन्हें अभी अभी स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ था। बाई जी ने जल्दी से अपनी चाय का कप उठाया और एक बड़ा घूंट भरा। जब उसके दिल की धड़कन थोड़ी शांत हुई तब उसने फिर से बोलना शुरू किया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। तो तुम मुझे यह बताना चाहते हो कि यह छोटा भाई लिन बेई, जहां तक उसे पता था इन सभी सालों में केवल एक ही ऐसा इंसान था जिसे पैदा होते ही अलग अलग बड़े परिवारों से शादी के अनगिनत प्रस्ताव मिले थे। बिल्कुल सही। मुझे एक शानदार परिचय देने की इजाज़त दो। यह नौजवान जो तुम्हारे ठीक सामने खड़ा है मेरा कजिन राजधानी के रईस लिन परिवार और आर्थिक रूप से बेहद मजबूत यंग ग्रुप के उस मशहूर मिलन का ही नतीजे है। वह बेहिसाब राजनीतिक ताकत और खरबों की संपत्ति का पहला वारिस है, राजधानी का असली सच्चा युवराज। लिन बेई हंस पड़ा। है, ये सब तो बस खोखले नाम हैं। भाई भाई बहन भाई, प्लीज इन्हें ज्यादा गंभीरता से मत लेना। उसने यह बात इतनी बेपरवाही से कही। सच में बाई जी और बाई लोक्सू का सिर चकरा रहा था। पल भर में ही उनके दिमाग पूरी तरह से सुन्न पड़ गए। यह सब उन्हें किसी सपने जैसा लग रहा था। भला इस पर कौन यकीन कर सकता था? लिन वंश का वह महान वंशज ठीक उनकी आंखों के सामने खड़ा था। हे दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम इस कहानी को जारी रखें तो प्लीज इस वीडियो को अपना पूरा सपोर्ट दें और ऐसी ही नई नई स्टोरीज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।